नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी बात होगी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन विषय भारत में दी जाने वाली अनेक परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उपस्थित होता है। चाहे वह आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वह पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वह समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या फिर चकबंदी ऑफिसर, लेखपाल, एसआई, कांस्टेबल, सुपरटेट, कोई भी परीक्षाएं हो, इनमें हमारा भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसीलिए हमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक बिंदु को सिलसिलेवार यहां समझना है। तो आइए हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी पूर्व पीठिका में हम 1857 के बाद की घटनाओं को सिलसिलेवार समझेंगे, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाता है और 1947 तक यानी भारत की आजादी तक जो है जिसका क्रमिक विकास होता है। तो उसी को समझते हैं हम 1857 की क्रांति की घटना के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लंबे समय के शासन के अंतर्गत भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक शोषण किया। उनकी धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ किया, जिसका एक बड़ा कारण, इसी कारण के तहत भारत में 1857 की क्रांति का जन्म होता है। यद्यपि अंग्रेजों के पास पर्याप्त साधन थे और इस क्रांति को बड़ी ही निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया, लेकिन ये अपने पीछे छोड़ गई भारत के राष्ट्रवाद की उन संभावनाओं को, जिससे धीरे धीरे एक चिंगारी के रूप में सुलगते हुए 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक उठी। 1857 की क्रांति को 1858 में बड़ी ही निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया और ये 1858 में ये क्रांति पूरी तरह से दबा दी गई थी। और इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन भारत में सामने आया और ये परिवर्तन क्या था कि 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित किया गया। 1858 में भारत का शासन क्राउन के अधीन आ गया और महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई। जब महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई तो 1858 में ही उन्होंने एक घोषणा की थी, जिसे रानी की घोषणा या क्वीन प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। कब की थी? 1858 में। 1858 में रानी की घोषणा हुई। रानी की घोषणा कब हुई? 1858 में। इस घोषणा के अंतर्गत यह कहा गया कि भारतीयों के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं बरता जाएगा। रूप, रंग, लिंग, वचन, किसी के आधार पर उनके साथ कोई भी असमानता नहीं होगी। एनी डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी फॉलो इन इंडिया। और इसी आधार पर अब भारत की जनता ब्रिटेन की जनता समझी जाएगी। महारानी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इस रानी की इस घोषणा को पढ़कर सुनाया था। कब सुनाया था? 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में रानी की घोषणा पढ़कर सुनाई गई। 1 नवंबर 1858 को किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में। देखिए ध्यान रखिएगा, रानी की घोषणा को
किस वायसराय के द्वारा पढ़कर सुनाया गया था? तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा रानी की घोषणा पढ़कर सुनाई गई थी। तो मैंने जैसा बताया आपको कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में रानी की घोषणा को पढ़कर सुनाया गया। यहां हम ये जान लें कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च अंग्रेजी अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जिस समय भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वायसराय कहलाने लगा। एक नए पद का भारत में सृजन हुआ जिसका नाम था वायसराय। और ये वायसराय का मतलब क्या होता है? उपराजा। और मुख्य शासक कौन है? महारानी विक्टोरिया। और उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत के शासन की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है उसे वायसराय कहा गया और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बना। तो यहां हम देखते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हुआ और सत्ता में परिवर्तन के बाद भारत में सबसे बड़ा अंग्रेजी सर्वोच्च अधिकारी वायसराय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना और यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? वो भी लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड कैनिंग है। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा। तो ये घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई गई। 1861 में प्रथम भारत परिषद अधिनियम आया जिसे फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। प्रथम भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में प्रथम भारत परिषद अधिनियम आया जिसके तहत भारतीयों की भी वायसराय की परिषद में नियुक्ति की जाने लगी। अभी तक किसी भी भारतीय की वायसराय या गवर्नर जनरल की काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि महारानी विक्टोरिया ये घोषणा कर चुकी थी कि भारतीयों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा, उनको भी शासन में हिस्सेदारी दी जाएगी। इसी हिस्सेदारी के तहत 1861 में जब भारत के अंदर प्रथम भारत परिषद अधिनियम यानी फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो इसमें भारतीयों की भी हिस्सेदारी की गई और भारतीयों को भी वायसराय की काउंसिल में शामिल किया गया। इसके तहत भारतीयों की भी वायसराय की काउंसिल में नियुक्ति की जाए। काउंसिल में नियुक्ति की जाए। और भारतीय शासन के अंतर्गत भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, लेकिन यह शुरुआत बहुत ही सीमित शुरुआत थी, क्योंकि जिन
भारतीयों की नियुक्ति वायसराय की काउंसिल में की जाती थी। उनके अधिकार बहुत ही सीमित थे, ना तो उन्हें किसी भी विषय पर बहस करने का अधिकार था, ना ही उन्हें वोट देने का अधिकार था। उनकी भूमिका महज इतनी थी कि वो केवल शामिल हो सकते थे। खैर, कुछ भी हो, यहां से एक शुरुआत हुई। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 1858 से लेकर 1876 तक ब्रिटिश शासकों ने भारत में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। यानी हम भारत में भारतीयों के किसी भी मामले में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, जो है कम से कम हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि जब जब ब्रिटिश शासकों द्वारा या ब्रिटिश सत्ता के द्वारा भारतीयों के राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया है, तब तब असंतोष की भावनाएं प्रबल हुई है और भारत के अंदर विद्रोह की उत्पत्ति हुई है। लिहाजा ब्रिटिश शासकों ने सीधे सीधे मन बना लिया कि हम भारत में हस्तक्षेप की नीति को अपनाएंगे, और ये उन्होंने किया। 1858 से लेकर 1876 तक ब्रिटिश शासकों ने भारत में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। From 1858 to 1876, British government adopted the policy of non-interference in India. और इसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को मजबूती दी। लेकिन 1876 में आते आते ब्रिटिश शासकों की नीतियों में परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन सीधा सीधा हमें देखने को मिला। खैर, इससे पहले 1872 का समय है, जिस समय लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था। उसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय। यहां देखेंगे हम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के समय में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना कराई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वर्ष 1872 में ही अंडमान की सेलुलर जेल का निरीक्षण करते समय एक कैदी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। लॉर्ड मेयो पर छुरे से प्रहार किया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई? 1872 ईस्वी में। तो हम यहां देखेंगे 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की अंडमान के कैदी के द्वारा हत्या की। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई? लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में अंडमान के एक कैदी के द्वारा छुरे भोंककर कर दी। 1876 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। लेकिन 1876 में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि भारत में जो वायसराय आया, उसने भारत में साम्राज्यवाद की नीतियों को बल दिया। 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का नया वायसराय बनकर आता है और वो आते ही भारतीय साम्राज्य पर शिकंजा कसने लगता है, और वो जो है पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए
भारतीयों की सत्ता पर कठोर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1876 में लिटन ने आते ही भारत में साम्राज्यवाद की नीतियों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1876 में जिस समय लिटन भारत आया था, उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब थी। भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। लिटन का यह उत्तरदायित्व था कि भारत में अकाल पीड़ित लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराए, सहायता राशि उपलब्ध कराए और अकाल से निपटने के लिए जो है व्यवस्थित योजनाएं बनाए। लेकिन उसने इस ओर बहुत ही तत्परता से ध्यान नहीं दिया। उल्टे उसने क्या किया, उसने 1877 में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन करके करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया। एक तरफ देश भूखों मर रहा था और दूसरी तरफ लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन करके करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहा था। लिटन ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत आमंत्रित किया और उनके शान में शाही दरबार का आयोजन किया, जिसे जो है हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और इसमें उसने महारानी विक्टोरिया को भारत आमंत्रित करके कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कैसर ए हिंद, उस समय भारत में सर्वोच्च उपाधि कैसरे हिंद की होती थी, जैसे आज की भारत रत्न है, तो कैसर ए हिंद उसने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1877। जब लिटन की इस नीति का भारतीय समाचार पत्रों ने विरोध किया, उसकी मुखालफत की, तो लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों की आवाज को दबाने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। 1878 में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया। स्पष्ट रूप से आदेश दे दिए गए कि जो भी भारतीय समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे या बोलेंगे, उनकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, उनके संपादकों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें कठोर कारावास दिया जाएगा। इस तरह से उसने भारत में उभरते हुए नव आगंतुक समाचार पत्रों का गला घोट दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। कौन सा? ध्यान रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। By this act, Lytton suppressed the Indian newspapers in 1878. लिटन यही नहीं रुका, उसने देखा कि भारत में असंतोष की भावनाएं बढ़ रही हैं, तो उसने इन बढ़ती हुई असंतोष की भावनाओं को देखते हुए एक नया कानून, एक नया विधान पारित किया, जिसे आर्म्स एक्ट या सशस्त्र अधिनियम के नाम से जानते हैं। और उसने इसी वर्ष यानी 1878 में ही उसने सशस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट पारित किया। आर्म्स एक्ट कब पारित किया? ध्यान रखिएगा, आर्म्स एक्ट यानी सशस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लिटन द्वारा पारित किया, और जिसके तहत उसने भारतीयों से शस्त्र रखने का बुनियादी अधिकार भी छीन लिया। अब कोई भी भारतीय अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता था, केवल वही भारतीय अपने पास शस्त्र रख सकते थे जिनके पास लाइसेंस होता था, और लाइसेंस ब्रिटिश सरकार केवल उन भारतीयों को देती थी जो ब्रिटिश सरकार के या तो नुमाइंदे थे या फिर उनके सहयोगी। तो ध्यान रखिएगा, लिटन की इन कारगुजारियों से यानी 1877 में दिल्ली दरबार, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और 1878 में ही सशस्त्र अधिनियम के द्वारा भारत में असंतोष अपने चरम पर जा पहुंचा था, और ऐसी स्थितियां बन गई थी कि भारत में फिर से 1857 की क्रांति जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। लिहाजा ब्रिटिश संचालकों ने एक बड़ा फैसला लिया। 1880 में लिटन को भारत से वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर एक बहुत ही काइंड हार्टेड, एक बहुत ही दयालु व्यक्ति को भारत में भेजा, जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, 1880 में लिटन भारत से चला और उसके स्थान पर जो नया वाइसराय आया है उसका क्या नाम है? लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन, जिसे हम दयालु रिपन के नाम से भी जानते हैं, दयालु रिपन, तो ये भारत में कब आया है, ध्यान रखिएगा 1880 में। ऑन द प्लेस ऑफ लॉर्ड रिटन ए न्यू वाइसराय केम इन इंडिया, ही वाज रिपन। रिपन वाज नोन एज ए काइंड रिपन, दयालु रिपन, दयालु रिपन के नाम से भारत का नया वाइसराय। जब रिपन भारत में आया तो उसने भारत में काम करने वाले मजदूरों और उनकी स्थितियों को देखा था। इन मजदूरों से लगातार 11-11 घंटे, 10-10 घंटे काम दिया जाता था। महिलाओं से भी 7-7, 8-8 घंटे काम दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चों से भी कारखानों में काम दिया जाता था। इनके काम करने की ना तो कोई अवधि सुनिश्चित थी, और आपको यहां बता दें कि जो उस समय के कारखाने थे, जो जोखिम भरे क्षेत्र थे, वहां भी कोई बाड़े नहीं लगवाए गए थे, बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, और काम करते समय अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए तो उसे कंपनसेशन भी नहीं मिलता था। रिपन ने इन सब चीजों को समझा और उसने 1881 में एक नया अधिनियम पारित किया जिसे कारखाना अधिनियम कहा जाता है, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्टरी एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास बाय लॉर्ड रिपन इन 1881, और जिसके तहत भारतीय मजदूरों के काम करने की अवधि को सुनिश्चित कर दिया गया। उनसे 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। महिलाओं के काम करने की अवधि सुनिश्चित कर दी गई। मिल मालिकों को सीधे आदेश दे दिया गया कि कारखाना में काम करते समय अगर किसी मजदूर की मृत्यु होती है या फिर कोई भी अंग भंग होता है तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। इस तरह से लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करके भारतीय मजदूरों की हालत में सुधार किया। लिटन ने 1881 में ही भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कराई। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर प्रश्न आता है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो पहली बार जनगणना मैंने आपको बताया था कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मियो के समय। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई, तब हमारा उत्तर होगा भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, यानी पहली बार। तो पहली बार विधिवत जनगणना, विधिवत जनगणना, तो भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, लॉर्ड रिपन के समय। ध्यान रखिएगा दोनों बातें अलग अलग है। पहली बार जनगणना कब हुई 1872 में, लेकिन पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई, तो उत्तर होगा 1881 ईस्वी। रिपन अपने इन कार्यों से लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचा। भारतीय जनमानस की रिपन में आस्था बनने लगी। रिपन यही नहीं रुका, उसने एक और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का फैसला लिया। वो क्या था, 1883 ईस्वी में उसने एक एक्ट पारित किया था जिसको इलवर्ड अधिनियम के नाम से या इलवर्ड बिल के नाम से जानते हैं। ये क्या था, उसने देखा था कि भारत में जो भारतीय लड़के जज बनते थे उनको यूरोपियंस के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था, जबकि यूरोपियंस जजों को भारतीय और यूरोपियंस दोनों के मुकदमे सुनने का अधिकार था। तो उसने कहा यार इट्स ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरह का भेदभाव है। उसने इस भेदभाव को समाप्त करने का निश्चय किया। उसके एक अधिकारी इलवर्ड ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसे इलवर्ड बिल के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भारतीय जजों को भी यूरोपियंस के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया। और जैसे ही ये बिल पारित हुआ पूरे हिंदुस्तान में एक शोर मच गया। जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जितने भी यूरोपियंस थे, सब यूनाइटेड हो गए, नामबंद हो गए और रिपन का विरोध करने लगे, इलवर्ड बिल का विरोध करने लगे। उनका ये ब्लैक इंडियंस, ये काला आदमी, ये हमारे मुकदमे सुनेगा, हम स्वामी जाति के लोग, ये दास जाति के लोग, ये हमारे मुकदमे सुनेंगे। और इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं और भी ज्यादा प्रबल हो गई। रिपन इस विरोध से इतना टूट गया कि उसे इस बिल को वापस लेना पड़ा और 1883 का ये बिल इलवर्ड कंट्रोवर्सी बिल या इलवर्ड वाद विवाद बिल के नाम से जाना गया। तो इलवर्ड वाद विवाद बिल कब आया, 1883 में इलवर्ड वाद विवाद बिल, इलवर्ड वाद विवाद, इलवर्ड वाद विवाद बिल। तो ध्यान दीजिएगा इलवर्ड वाद विवाद बिल कब आया, 1883 में, जिसे इलवर्ड कंट्रोवर्सी बिल के नाम से जानते हैं। इस घटना से रिपन टूट गया था।
और 1884 ईस्वी में वह भारत से वापस चला गया और उसके स्थान पर एक नया वायसराय भारत में आया था जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन। 1884 में रिपन भारत से चला गया और उसके स्थान पर लॉर्ड डफरिन भारत का नया वायसराय बना। तो लॉर्ड रिपन भारत से कब गया? 1884 में। और उसके स्थान पे कौन बनता है? लॉर्ड डफरिन। Ripon went to England in 1884. On the place of Lord Ripon, a new viceroy came in India. He was Lord Dufferin. और आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारत में हुई। तो धन्यवाद साथियों, आपने 1858 से लेकर और 1884 तक भारत में पनपने वाले धीरे धीरे राष्ट्रवाद की संभावनाओं और उसकी स्थितियों को समझा और इसके बाद से भारत के राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।